दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार और मैं आपके साथ सत्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉडल ऑफ डायरेक्शन। फैक्ट्री में जो सामान 30 रुपए का या 40 रुपए का बन के तैयार होता है, कस्टमर के लिए उसे 100% यानी 100 रुपए में देने के लिए उसके ऊपर MRP प्रिंट किया जाता है, ताकि 60 से 70% पैसा उन लोगों में बांट दिया जाए जो फैक्ट्री के उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाने में और कस्टमर को अवेयर करने में काम करते हैं, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए, उनको पैसा चाहिए। यही आपका बिजनेस है। आज से लगभग 60 साल पहले दो दोस्तों ने इसको स्टडी किया और ये पाया कि अगर आप मिडिलमैन बन करके, बिजनेसमैन बन करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। बिना पैसे लगाए आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिना समय लगाए आप इसमें सफल नहीं हो सकते, और बहुत सारे रिस्क हैं, काम चलेगा या नहीं चलेगा। इन सारी चिंताओं की वजह से, इन सारी समस्याओं की वजह से आप इस मिडिलमैन का, आप इस मिडिल कॉन्सेप्ट का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं। वो लोग जो सफल होना चाहते हैं, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, वो वंचित रह जाते हैं इस बिजनेस को करने से। ऐसे लोगों के लिए आज से 60 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का इजाद किया गया कि ये फैक्ट्री से सीधा कस्टमर को अगर सामान दिया जाए, इन बीच के मिडिलमैन को यहाँ से हटा दिया जाए, इनके द्वारा लिए जाने वाले पैसे को बचाया जाए और ये उनको दिया जाए जो इस काम में अपनी भूमिका निभाए। ये आप भी हो सकते हैं, ये कस्टमर भी हो सकते हैं, उनको ये पैसा दिया जाए। ये मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग था, यानी मिडिलमैन को बाईपास करके मिडिलमैन के पैसे को हम लोगों में बांट दिया जाए। ये डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट था। इसमें कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना या बढ़ाना, कंज्यूमर की MRP को कम करना या बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अंदर सीधा सीधा प्रावधान है कि मिडिलमैन को बाईपास किया जाए और मिडिलमैन को मिलने वाले पैसों को निकाल कर हमारे अंदर बांटा जाए। क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में मिडिलमैन को निकाला भी गया, बीच के पैसे को बचाया भी गया, लेकिन साथ साथ हमारे MRP को कई गुना बढ़ाया भी गया। यानी सबसे पहले हमारे देश की कंपनियों ने इस डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को बदल दिया। हमारे देश में इस कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हमको लूटने का प्रोपेगेंडा बनाया। हमारा जो MRP था उसको कई गुना बढ़ाया। आप देखते हो जो भी कंपनी अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बताती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, उसके उत्पाद 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे पाए जाते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के। जो सामान हम मार्केट से खरीद रहे थे उनकी कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। जो साबुन हम 15-20 रुपए में खरीदते रहे, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ हम आए, हमारे उसी साबुन की कीमत 50 रुपए हो गई। ऐसा क्यों? मैंने कई बार इन सवालों को पूछा है, कई बार इनके खुलासे किए हैं, और हैरानी मुझे तब हुई जब कंपनी के मालिकों ने, और विशेषकर तथाकथित भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग होने का दावा करने वाली कंपनी के मालिक ने इस बात को माना कि हमारे उत्पाद इसलिए महंगे होते हैं, हमारे सामान की कीमत इसलिए महंगी होती है क्योंकि हम पैसा बांटते हैं। अरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल तो ये था कि बीच का पैसा बचा करके ही हमको दिया जाए, हमारे रेटों को ना बढ़ाया जाए। सबसे पहला सवाल कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों हुई, उसका मुख्य कारण था कि हमारे उत्पाद के रेट बढ़ा दिए गए, हमारी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं किया गया।
लेकिन रेट बढ़ाई। जैसे जैसे लोगों को ये पता चलता गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में मिलने वाले सामान महंगे होते हैं, उनकी एमआरपी को 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, लोग इससे विमुख होने लगे, इससे नकारात्मक नजरिया रखने लगे, इससे दूर होने लगे। हमने उन उत्पादों को, उन सामानों को जब अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को देने की कोशिश की तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया कि आपका सामान महंगा है। और दोस्तों, जब बात महंगी की हो तो सामान बेचना मुश्किल होता है। शायद ये कारण था हमारे फेलियर होने का, शायद ये कारण था इस इंडस्ट्री को बदनाम होने का। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्यों वो 400 कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में होने का दावा तो करती हैं, लेकिन उसके सामान महंगे होते हैं? ऐसा क्यों? क्या वो मिडिलमैन को बाईपास करके बीच वाला निकाल के पैसा हमको नहीं बांट सकती थी? नतीजा ये निकला कि जो अच्छे लोग थे, समझदार थे, जो मेहनती थे, वो इस इंडस्ट्री से जुड़े। और जब सवाल कीमत का आता है तो दोस्तों एक और नई चाल, एक नई कहानी भारत में गढ़ी गई। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की महंगी कीमत को साबित करने के लिए डेमो का सहारा लिया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से बहुत सारे डेमो दिखाए, मैं तो उसको जादूगरी कहता हूं। बहुत सारे साथियों ने देखा होगा कि ऐसे हैरान करने वाले डेमो जो हमको भ्रमित ही नहीं, हमको कंफ्यूज करते हैं, वो दिखाई गई। डेमो से क्वालिटी बताने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वास्तव में डेमो दिखा करके क्वालिटी को साबित किया गया? क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे कि डेमो दिखा करके लोगों ने क्या साबित किया? क्या उस महंगी कीमत को साबित नहीं किया? क्या वो ये नहीं बता रहे थे कि ये प्रोडक्ट महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी ये क्वालिटी है? मैं हैरान हूं दोस्तों ऐसे डेमो देख करके। एक बार मैंने एक वीडियो दिया भी था पहले, शायद आपने देखा होगा, कि कुछ लोगों ने ओमेगा 3 से थर्मोकोल को गलाने की बात की। ये कौन सा साइंटिफिक डेमो है? ये किस चीज को प्रूव करता है? दोस्तों, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि किसी भी डेमो से किसी क्वालिटी को प्रूव नहीं किया जा सकता। क्या इस डेमो को दिखा करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी एक अच्छे डॉक्टर को, किसी साइंटिस्ट को आप मोटिवेट कर सकते हैं? शायद ऐसे लोग इस इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे डेमो को वो देख रहा है और शायद कन्विंस हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे इस जादूगरी पर हंस रहा है, हमारा मजाक बना रहा है, और हम ये मान करके कि हमने उसको कन्विंस किया, हम खुश हो जाते हैं। मैं साइंटिफिक डेमो की कभी भी खिलाफत नहीं करता। सवाल मेरा यह है कि जो डेमो दिखाए गए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रूव करने के लिए क्या वास्तव में उस महंगे होने को साबित नहीं करते थे? क्या डेमो इसलिए नहीं दिखाए जा रहे थे कि प्रोडक्ट महंगे हैं इसलिए उन्हें साबित करना था? तो इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने का दूसरा काम जो किया वो डेमो ने किया। क्योंकि जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आपकी जादूगरी से आपकी बातों में नहीं आते, वो उल्टा उसके प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब जब किसी संस्था से, जब जब किसी विभाग से, जब जब किसी राजनीति से, जब जब किसी इंडस्ट्री से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग दूर हो जाएंगे, उसका पतन निश्चित है। भारत के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भारत में अच्छे लोगों का आगमन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस इंडस्ट्री को सबसे छोटा, बेकार का काम, लोगों को जोड़ने का काम, महंगे प्रोडक्ट बेचने का काम, ये माना गया। इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना ही नहीं गया। और हम 25 सालों में भी इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री साबित नहीं कर पाए। और इसके पीछे वो चंद लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी कंपनियों को नेटवर्क मार्केटिंग में रख करके महंगे प्रोडक्ट बेच करके अपनी जेबें बनाते हैं।
कभी किसी को परवाह नहीं थी कि वो डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाएं, इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बेरोजगारी पर काम किया जाए। उन लोगों को जिससे इसकी जरूरत है उनके लिए इस इंडस्ट्री को बनाया गया। ये सबसे बड़ा सवाल था। सवाल नंबर 3, ड्रीम। हमको ड्रीम दिखाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों का दिखावा, और तो और वही कंपनी के मालिक अपनी ऐसी ऐसी स्टेज लगवाते थे जिनके ऊपर गाड़ियां चलाती है और कहते थे कि मैंने यहां से कमाया है। और यह भी नहीं कहते थे कि मैंने यहां से कमाया है, मुझे इस कंपनी ने दिया है, मैंने इसको अचीव किया है। ना जाने किस किस भाषा का इस्तेमाल। दोस्तों, मैं चिंतित हूं इस बात से, मैं दुखी हूं इस बात से कि ये काम कोई और करे तो करे, लेकिन उन कंपनियों के मालिक ने सहभागीदारी दिखाई। उन्होंने उनकी गाड़ियों को प्रमोट किया। एक तरफ हम रिच डैड पुअर डैड पढ़ाते रहे, एक तरफ हम रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल की बात करते रहे कि आपको एसेट क्रिएट करना है, वहीं दूसरी तरफ हम गाड़ियों का दिखावा करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको लायबिलिटी के दलदल में फंसाते रहे। लोग बर्बाद हुए, लोग दुखी हुए, लोग फेल हुए, क्योंकि होना ही था जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिला। नतीजा वो नकारात्मक हो गए। एक व्यक्ति ने हजारों लोगों को इस इंडस्ट्री के प्रति नकारात्मक किया, नेगेटिव किया। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वाकई ड्रीम ही एक ऐसी फोर्स है, क्या वाकई ड्रीम ही एक ऐसा कारण है कि मुझे किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए? या आपकी जरूरत, आपकी नीड भी आपको मजबूर करती है कि आपको काम करना चाहिए? मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा कि पावरफुल ड्रीम होता है या पावरफुल नीड होती है? न जाने कैसी जानकारियां देकर के इन लोगों को सिखाया गया कि पावरफुल ड्रीम होता है, लेकिन दोस्तों मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हूं। पावरफुल नीड होती है, आपकी नीड आपको मजबूर करती है कि आप काम करें, और हमारे इस जिंदगी में सबसे पहले हमारी जरूरतों को पूरा करना ये हमारे लिए नेसेसरी है। उसके बाद सपने की बात आती है। हम अपने आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम सपनों का पीछा करते हैं। नतीजा ये निकला, फेलियर हो गए, असफल हो गए। और एक व्यक्ति जब असफल होता है, एक व्यक्ति जब अनसक्सेसफुल होता है, तो दोस्तों न जाने कितने लोगों के गलों को, न जाने कितने लोगों की जिज्ञासाओं को, न जाने कितने लोगों की आशाओं को मिटा देता है, मार देता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि असफल होना इस देश के लिए, अपने लिए, इस समाज के लिए अभिशाप है। हम क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हम BMW की बात करते हैं, हम ऑडी की बात करते हैं, हम मर्सिडीज की बात करते हैं, क्योंकि यही तो हमको सिखाया गया, यही तो हमको दिखाया गया। ये दिखाने की कोशिश हुई भारत के अंदर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री केवल और केवल सपने पूरे करने का व्यापार है। इस भ्रम को हमको तोड़ना पड़ेगा। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, ये व्यापार सबसे पहले आपकी जरूरतों को पूरा करने का व्यापार है। क्या आप महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाना चाहते हैं? तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बेहतर ऑप्शन देती है, बेहतर विकल्प देती है। ये तो हमें कभी नहीं बताया गया। और मैं ये नहीं कि कुछ चंद लीडरों ने ऐसा किया, कंपनी की ओनरशिप ने ऐसा किया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने ऐसा किया। मालिक दिन प्रतिदिन गाड़ियों की चाबियों को हिलाकर दिखाते रहे कि ये इंडस्ट्री आपको ये गाड़ी लाकर देगी। क्या कभी किसी ने ऐसे व्यक्ति को प्रमोट किया, ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिसने अपने घर का 20-30 हजार रुपए महीने का खर्चा लगातार चलाया? ये सबसे बड़ा कारण था इस इंडस्ट्री के प्रति नकारात्मक नजरिया तैयार हुआ। दोस्तों, ये लगातार मेरे आप वीडियो देखते रहिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमने 3 मुद्दों पर बात की है। अगले वीडियो में अगले और 3 मुद्दों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी वो बातें हैं जिसके कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई और 25 साल बीत जाने के बाद भी इसका टर्नओवर मात्र 15,000 करोड़। बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले पैदा हुए, लेकिन 25 साल से गिने चुने 4 लोगों का नाम आता है। हम हर व्यक्ति को सफल होने की बात करते हैं, कामयाब होने की बात करते हैं, लेकिन 25 सालों में केवल 4 आदमियों के सपने पूरे हुए। और अगर मैं बात करूं तथाकथित भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होने का दावा करने वाले मालिक की, तो उनकी अपूर्व संपत्ति, उनकी अथाह संपत्ति वो कहां से है? कहते हैं जब उन्होंने काम शुरू किया था 2004 में, तब तो उन्होंने एक प्रिंटर और एक कमरे से शुरुआत की थी। आज 29 कंपनियों के मालिक बन बैठे। तो बताइए मुझे कि भला किसका हुआ? इस इंडस्ट्री से लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया गया या उनको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया, उनको सफल किया गया, उनके सपने पूरे हुए। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि पिछले 25 सालों में केवल और केवल इस देश के यूथ को बहकाया गया है, भ्रमित किया गया है, उसको सपने दिखा करके काम कराया गया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज वो वक्त आ गया है कि हमको इस वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग को समझना होगा। आज वो वक्त आ गया है कि हमें अपनी नीड पर काम करना होगा। आज ये वक्त आ गया है कि हमें अपने रोजगार को स्थापित करना होगा। 15,000, 20,000, 25,000 के लिए दर की ठोकर खाने वालों के लिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। इसको हमें समझना होगा। तो आइए, मैं अगले वीडियो में आपसे और बातें करूंगा। अभी भी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। हम अगले वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को बदनाम किया गया, कौन लोग थे, क्या पॉइंट थे, क्या आधार थे। तो देखते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।